हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। आज हम लोग जीएस मेंस पेपर 3 इकोनॉमी का एनालिसिस करेंगे, जो अभी हाल ही में 2021 का मेंस का एग्जाम हुआ है। उसमें हम स्पेसिफिकली इकोनॉमी का एनालिसिस करेंगे। पेपर 3 में वैसे तो कंपोनेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसमें आपके इकोनॉमी आता है, डिजास्टर आता है, साइंस एंड टेक, इंटरनेशनल रिलेशन, ये सब आते हैं। लेकिन हम यहाँ स्पेसिफिकली इकोनॉमी का एनालिसिस करेंगे। तो मैं शुभम शर्मा, आपका इकोनॉमी का फैकल्टी हूँ ओनली आईएएस में। और मैं अब आज आपको बताऊंगा कि इकोनॉमी का पेपर कैसा था और किस तरह से हमें जो क्वेश्चंस आए थे उनका हमें आंसर लिखना चाहिए था। यहां पर मैं ये बात नहीं करूंगा कि एक मॉडल आंसर कैसे हो सकता था, लेकिन यहां मैं एक बात करूंगा कि एक एवरेज स्टूडेंट को आंसर अटेम्प्ट किस तरह का करना चाहिए था, कौन से पॉइंट्स को उसको इंक्लूड करना चाहिए था और कौन कौन सी चीजों को एक्सक्लूड हम कर सकते थे। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एनालिसिस ऑफ पेपर की। अगर मैं इकोनॉमी के पेपर की बात करूं कि इस बार जो 2021 में जीएस मेंस पेपर 3 का जो पेपर आया है, अगर मैं इसमें स्पेसिफिकली इकोनॉमी की बात करूं तो देखिए, क्वेश्चंस जो हैं वो एनालिटिकल एनालिटिकल क्वेश्चन प्लस स्टैटिक प्लस कॉन्सेप्चुअल, तीनों का मिक्सचर था। मतलब अगर हम ये कहें कि जिस विद्यार्थी ने या जिस बच्चे ने बहुत अच्छे से इकोनॉमी की तैयारी करी है, जिसके बेसिक्स क्लियर है, जिसने एनालिसिस अच्छे से किया है, उसके लिए ये पेपर काफी अच्छा होगा, काफी आसान होगा। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बेसिक क्वेश्चंस थे, जो पेपर में बेसिक्स होते हैं, जैसे जीडीपी के जो बेसिक्स हैं उसके ऊपर क्वेश्चन था। जो कॉन्सेप्चुअल लैंड रिफॉर्म के ऊपर जो क्वेश्चन था वो एक बेसिक क्वेश्चंस में से था। वहीं अगर मैं कहूं कॉन्सेप्चुअल और एनालिटिकल की, तो कॉन्सेप्चुअल और एनालिटिकल क्वेश्चंस भी पेपर में काफी थे। तो ओवरऑल अगर मैं कहूं तो पेपर कंपैरेटिवली इजी था। या मैं ये कहूं कि जिस बच्चे की तैयारी काफी अच्छी थी, जिसने होलिस्टिक तैयारी के से इकोनॉमी को कवर किया था, उसको ज्यादा तकलीफ नहीं आनी चाहिए पेपर को अटेम्प्ट करने में। तो कुछ क्वेश्चंस को जो हमारे क्वेश्चंस आए थे इस बार पेपर में, उनको डिस्कस करते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इनको अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए, किस तरह से आप इनके आंसर्स को लिख सकते हो, और एक सही अप्रोच क्या होनी चाहिए। ये उन दोनों विद्यार्थियों को मदद करेगा जो इस साल मेंस का एग्जाम देकर आए हैं, तो उनको दिमाग में ये रहेगा कि उन्होंने कौन कौन से पॉइंट्स को इंक्लूड किया था, तो वो अपना एनालिसिस अच्छे से कर सकते हैं। उसके अलावा जो बच्चे अब नेक्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं, उनको भी एक दिमाग में रहेगी चीज कि पेपर को अटेम्प्ट किस तरह से किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर मैं बात करूं तो ये है, हाउ डिड लैंड रिफॉर्म इन सम पार्ट ऑफ कंट्री हेल्प टू इंप्रूव द सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर। तो देखिए, क्वेश्चन ने हमसे पूछा है लैंड रिफॉर्म जो कि कुछ पार्ट ऑफ कंट्री में हुआ, एग्जीक्यूट हुआ था, उससे इंडिया के किसानों की, स्पेशली जो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं, उनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन में क्या क्या इंप्रूवमेंट हुआ। मैं आपको एक बात और बता देता हूं। जो हमारी ओनली आईएएस की जो मैगजीन आती है प्रहार, उसमें हमने स्पेसिफिकली लैंड रिफॉर्म को पूरा अच्छे से कवर किया था। आप चाहे तो देख सकते हैं, इसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो लैंड रिफॉर्म के आए थे वो भी डाले थे। और काफी, अगर आपने ये लैंड रिफॉर्म वाला जो स्पेसिफिक अगर आप देखते प्रहार मैगजीन में, तो एग्जैक्टली यही क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर कर रखा है। स्टिल मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो देखिए, किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए उसके 3 पार्ट्स होते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन होता है, फिर उसकी मेन बॉडी होती है, फिर हम फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, और फिर हम कंक्लूड करते हैं आंसर को। तो क्वेश्चन की अगर मैं यहां पर बात करूं कि इंट्रोडक्शन में हम क्या दे सकते हैं, तो हम इंट्रोडक्शन में बता सकते हैं लैंड रिफॉर्म होता क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज एक्चुअली लैंड रिफॉर्म। मतलब लैंड रिफॉर्म का मतलब एनी चेंजेस दैट आर मेड इन इन एग्रीकल्चर लैंड which increases the productivity or which enhances the income is turned out to be land reform। तो लैंड रिफॉर्म में किसी भी तरह की एक्टिविटी, अब वो चाहे टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन हो या ह्यूमन एक्टिविटी हो, ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड इन दैट। तो ये तो हम सबसे पहले लैंड रिफॉर्म की डेफिनेशन दे सकते हैं कि लैंड रिफॉर्म की डेफिनेशन में हमने समझा दिया कि लैंड रिफॉर्म मींस एनी काइंड ऑफ सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट चेंज changes in land activity through human effort, through human and technological effort, through human effort and technological change which enhances the productivity of land, the productivity of land
and improve the standard of living and improve the standard of living for farmer and improve the standard of living for farmer। तो इसको हम कहेंगे कि दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म। ये लैंड रिफॉर्म की डेफिनेशन है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म। तो ये तो हमने जाना कि लैंड रिफॉर्म की डेफिनेशन क्या है। अब हम इसमें क्या चीज और ऐड कर सकते हैं, हम ये बता सकते हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद लैंड रिफॉर्म में सरकार ने लैंड रिफॉर्म के चेंजेस कैसे किए। तो इसमें हम लिख सकते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद, पोस्ट इंडिपेंडेंस द मेजर अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट, द मेजर अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट आर, अच्छा ये ध्यान रखिएगा, ये गवर्नमेंट को कभी भी आप ऐसे ना लिखें, वो हमारी आदत है इसलिए हम ऐसे लिख देते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा गवर्नमेंट को कभी भी ये GOVT नहीं लिखना, आप पूरा फुल फॉर्म लिखिएगा। ये बहुत ज्यादातर गलतियां हो जाती है बच्चों से, मेरी तो खैर पढ़ाने की आदत है इसलिए मैं बहुत ज्यादा ये शॉर्ट फॉर्म्स यूज करता हूं, लेकिन आप यहाँ पूरा गवर्नमेंट लिखेंगे। तो सरकार ने क्या क्या, पोस्ट इंडिपेंडेंस की सरकार ने क्या क्या मेजर अडॉप्ट किए। सबसे पहले एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरी, एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरी, लैंड सीलिंग, लैंड सीलिंग, लैंड कंसोलिडेशन, लैंड कंसोलिडेशन एंड इसके अलावा टेनेंसी रिफॉर्म्स। तो इस तरह से सरकार ने ये पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद इन स्टेप्स पे फोकस किया, दैट इज एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरी, जो ये बीच मध्यस्थ होते हैं या जो ये बिचौलिए होते हैं, मिडल मैन होते हैं, इनको सरकार ने हटाया। फिर लैंड सीलिंग, लैंड जो एक्सपेंशन ऑफ लैंड, जो एक आदमी के पास, एक फैमिली के पास बहुत एकर्स में लैंड था, उसके ऊपर लिमिटेशन लगाई। देन लैंड कंसोलिडेशन, जहां पे लैंड को सेग्रीगेट करके एक ही प्लेस पे किया गया। और टेनेंसी रिफॉर्म, जो टेनेंट्स होते हैं, जो लैंड पे, जो बड़े किसानों के लिए, जो छोटे किसान काम करते हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए सरकार ने यहाँ पे काम किया। तो ये स्टेप सरकार के द्वारा लिए गए थे इन कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपिंग द लैंड रिफॉर्म। अब ये तो हो गई मेन बात। अब हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ पे कौन कौन से ऐसे स्पेसिफिक रीजन्स थे जहां पे सरकार के द्वारा काफी अच्छा काम किया गया, जहां पे वहां की जो गवर्नमेंट थी, जो स्टेट गवर्नमेंट थी, उनके द्वारा काफी अच्छा काम किया गया, जिससे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स जो थे उनकी इनकम एनहांसमेंट हुई। तो अगर मैं बात करूं केरला, बंगाल, पंजाब, हरियाणा, यहां पर सरकार के द्वारा काफी सारी स्कीम्स लेकर आई गई, गवर्नमेंट के द्वारा काफी सारी स्कीम्स लेकर आई गई, गवर्नमेंट के द्वारा लैंड रिफॉर्म पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया, जिसकी वजह से काफी सारे जो लैंडलेस फार्मर्स थे उनके पास लैंड अवेलेबिलिटी हुई, और जिसके कारण उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थी, उनकी इनकम एनहांसमेंट इंक्रीज हुई। और इसी के कारण जो स्मॉल फार्मर्स थे, जो हमारे यहाँ स्मॉल फार्मर्स थे इन पर्टिकुलर एरियाज में, उनकी इनकम एनहांसमेंट हुई, स्मॉल फार्मर्स की इनकम एनहांसमेंट भी हुई। ठीक है, उसी के साथ साथ जैसे अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र में सरकार ने कोऑपरेटिव फार्मिंग के ऊपर बहुत जोर दिया। ठीक है, कोऑपरेटिव फार्मिंग के ऊपर काफी जोर दिया सरकार ने। सदर्न स्टेट्स में टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, टेक्नोलॉजी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। साउथ स्टेट में, जो सदर्न स्टेट्स थे, उनमें टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट काफी हुआ। इन सब की वजह से जो डिवाइड था रिच एंड पुअर फार्मर्स में, वो काफी कम हुआ। लेकिन अगर मैं बात करूं भारत के बाकी सारे एरियाज में, जैसे मैं स्पेसिफिकली पूछूं MP, UP, बिहार, राजस्थान, वहां पे ये लॉ इतने स्ट्रिक्ट तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हुआ, लेस स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए गए, जिसकी वजह से जो डिवाइड था वो लगातार बढ़ते गया, और रिच एंड पुअर डिवाइड इतना ज्यादा हो गया कि जो अमीर किसान था, जो रिच फार्मर था, वो और रिचर होता गया, और जो पुअर फार्मर था वो और गरीब होता गया। क्योंकि गरीब जो किसान था, उसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि उसने लोन ले रखा था, उसने सीड्स के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए,
जो लोन लिया था वो पे नहीं कर पाया, जिसके कारण उसको अपना खेत बेचना पड़ा। तो अमीर किसान और अमीर होता गया, गरीब किसान और गरीब होता गया, जिसकी वजह से सुसाइडल केसेस जो थे वो भी बढ़ते गए। अब ये तो हमने एक कोर लिख दिया। अब हमको ये भी लिखना है कि अभी भी इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में लैंड रिफॉर्म्स क्यों एसेंशियल हैं, अभी भी क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। तो देखिए प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ क्या क्या एग्जिस्ट करती हैं। अभी भी हमारे यहाँ टेक्नोलॉजिकल अपडेट स्लो है, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल अपडेट स्लो है। अभी भी जो डिवाइड है रिच एंड पुअर फार्मर में, जो डिवाइड है रिच एंड पुअर फार्मर में, वो काफी ज्यादा है, ठीक है। उसके अलावा अभी भी हमारे यहां पर एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स की वजह से, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर की वजह से यूट्रोफिकेशन की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, लेड टू यूट्रोफिकेशन, इससे यूट्रोफिकेशन की प्रॉब्लम होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या इश्यूज हैं हमारे यहां, अभी भी ओवर यूटिलाइजेशन होता है लैंड का, ओवर यूटिलाइजेशन होता है लैंड का। ऑर्गेनिक फार्मिंग अभी भी भारत में काफी दूर है, ऑर्गेनिक फार्मिंग से चीजों को प्रोड्यूस करना अभी भी काफी दूर है, ठीक है। उसके अलावा और क्या है जो क्रेडिट होता है, जो क्रेडिट अवेलेबिलिटी है वो भी कम है। इसकी वजह से किसान जनरली जो अच्छी क्वालिटी की सीड्स हैं उनको नहीं परचेज कर पाते। तो ये प्रॉब्लम अभी भी हमारे यहाँ पे लैंड सिस्टम में एग्जिस्ट करती है। अब इनके सॉल्यूशंस क्या हैं? इनके सॉल्यूशंस, ये जो प्रॉब्लम्स हैं यही इनके सॉल्यूशंस हैं कि क्रेडिट अवेलेबिलिटी की जाए, टेक्नोलॉजिकल अपडेट किया जाए, जो सरकार की योजनाएं हैं जैसे जीरो बजट फार्मिंग है, परंपरागत कृषि विकास योजनाएं, इस तरह की स्कीम्स को आप लास्ट में लिखकर अपने आंसर को एंड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 को अटेम्प्ट करिए। इजी क्वेश्चन था, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ एंड टू व्हाट एक्सटेंट माइक्रो इरिगेशन हेल्प इन सॉल्विंग इंडियाज वाटर क्राइसिस। तो देखिए इसका भी आंसर 150 वर्ड्स में करना है। और अगर आप देखें प्रहार की जो हमारी मैगजीन है उसमें स्पेसिफिकली हमने माइक्रो इरिगेशन को एक्सप्लेन कर रखा है, हमने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को भी अच्छे से कवर किया था। तो अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो इंट्रोडक्शन है, इस क्वेश्चन का अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले हमें यह बताना होगा क्वेश्चन में कि इंडिया की जो वाटर क्राइसिस है, इंडिया की जो वाटर क्राइसिस है वो क्यों है। इंडिया की जो वाटर क्राइसिस बहुत शॉर्ट में, इंडिया की वाटर क्राइसिस इसलिए है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन सबसे पहला तो यह है कि यहां पर एग्रीकल्चर जो है वो मॉनसून डिपेंडेंट है, जो एग्रीकल्चर है वो मॉनसून डिपेंडेंट है। दूसरी प्रॉब्लम यहां पर क्या एग्जिस्ट करती है? दूसरी प्रॉब्लम यहां पर यह एग्जिस्ट करती है कि यहां पे ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन काफी ज्यादा है, जिससे वाटर टेबल जो है पानी का वो कम हो जाता है। तीसरी प्रॉब्लम यहां पर क्या है? तीसरी प्रॉब्लम यहां पर यह है कि वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज काफी होते हैं, रिसोर्सेज का वेस्टेज काफी होता है, इरोजन ऑफ सॉइल काफी होता है। तो इस तरह से आप इंट्रोडक्शन में ये थोड़ा सा स्पेसिफाई कर सकते हैं। फिर आप थोड़ा सा इसमें डेटा भी दे सकते हैं। किस तरह का डेटा आप दे सकते हैं कि जो पर ह्यूमन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो थी, पर ह्यूमन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो 2000 में थी और जो अब 2020 में है वो कितनी हो गई है। अगर आपको डेटा याद नहीं है तो आप स्पेसिफिकली ये भी लिख सकते हैं कि जो पर ह्यूमन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन 2000 इज कंपैरेटिवली मोर इन कंपैरिजन टू 2020। इस तरह की चीजें मैं आपको और सिखा देता हूं। कई बार क्या होता है कि हमें है ना लिखने का मन होता है कुछ ऐसी चीज जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं, और यूजुअली ऐसा होता है कि हमें डेटा याद नहीं होता। और ध्यान रखिएगा एक बात बच्चों, यूपीएससी के एग्जाम में मेंस में स्पेसिफिकली डेटा गलत कभी मत लिख कर आइए। अगर आपको डेटा याद नहीं है तो आप उसमें लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर सकते हैं। जैसे आप ये लिख सकते हैं कि द पर ह्यूमन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन 2000 इज कंपैरेटिवली मोर इन कंपैरिजन टू 2020 और 2021। इसी तरह आप ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी के लिए भी लिख सकते हैं। अगर डेटा याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर डेटा याद नहीं है तो आप इस तरह से भी स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है। अब आप इसमें बताएंगे कि और प्रॉब्लम्स क्यों है। प्रॉब्लम इसलिए है भारत में बहुत ज्यादा क्योंकि क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है, जिसकी वजह से बारिश अनियमित हो रही है। कई बार बारिश बहुत हो जाती है, कई बार अकाल पड़ता है, ड्रॉट हो जाता है, कई बार जो होता है फ्लड में कन्वर्ट हो जाता है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा, पॉपुलेशन इंडिया की बहुत ज्यादा है।
और इन सब चीजों की वजह से इंडिया में इंटर वाटर रिवर डिस्प्यूट्स भी हो रहे हैं, जैसे साउथ इंडिया में आप देखोगे कावेरी को लेकर डिस्प्यूट्स हैं। तो इस तरह से आप पहले तो ये थोड़ा सा आपने एक पिक्चर दिखा दी कि भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब आप बात करोगे कि जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का वो क्या कह रहा है कि माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स इस वाटर क्राइसिस को कैसे सॉल्व कर सकती है। तो माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स जो है इसमें हम क्या क्या चीजों को इंक्लूड करेंगे, जैसे ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन हुआ, ठीक है, जिसको हम बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम क्या कह सकते हैं, नीम कोटेड यूरिया का इस्तेमाल करके, नीम कोटेड यूरिया का इस्तेमाल कर कर। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें और क्या हो सकता है, इसमें यह हो सकता है कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है वो ऑलमोस्ट आधी हो जाएगी, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो है वो ऑलमोस्ट आधा हो जाएगा। जैसे अगर किसी क्रॉप के लिए आपको फॉर एग्जांपल जस्ट 1 लीटर पानी चाहिए तो वो आधा हो जाएगा अगर हम माइक्रो इरिगेशन टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे तो। अपार्ट फ्रॉम दैट इस टेक्निक का इस्तेमाल वहां पर भी किया जा सकता है जहां पे जो वाटर डेफिसिट एरियाज हैं, जैसे राजस्थान के कुछ एरियाज हैं जहां वाटर डेफिसिट है, तो वहां पर अगर हम ये ड्रिप इरिगेशन या माइक्रो इरिगेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो हम वहां पर क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। इवन इसमें एक और पॉइंट लिखा जा सकता है जहां पे एवरेज वाटर अवेलेबिलिटी है, जहां पे एवरेज वाटर अवेलेबिलिटी, और अगर हम चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमें हाई वाटर इनटेक वाली क्रॉप ग्रो करनी है, वो भी हम इसमें ग्रो कर सकते हैं, जैसे बनाना है, शुगर केन है, जो कि यहां पर ग्रो किया जा सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद में आपने माइक्रो इरिगेशन के बारे में लिख दिया। लास्ट में जब आप कंक्लूड करोगे इस आंसर का, जब आप कंक्लूजन करोगे तो उस कंक्लूजन में आप प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है उसका यहां पर जरूर इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें है उसका इसमें स्पेसिफिकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि पर ड्रॉप मोर क्रॉप जो इसका एक नारा कह लीजिए, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, वो इसको और एक आपके आंसर को एड ऑन करेगा। तो ये क्वेश्चन भी एक एवरेज क्वेश्चन था जिसको आप अटेम्प्ट करके अच्छे मार्क्स फेच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। फिर हम आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ।